इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया था आई थिंक ना, क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया था। दोनों हो गए थे सर। दोनों हो गए थे, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं टेकअप करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे के सम्स करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल सा है। आप एक हेडिंग देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम लोग ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, तो हमने बोला था कि एक ट्रायंगल के 6 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, और उन्हीं कंपोनेंट के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिक तौर पे। हालांकि इस पर एक पूरा टॉपिक है, तो आप एक हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। So we are going to derive and use few properties of triangle with the purpose of application in coordinate geometry, not in trigonometry as such. As I said that if there is a triangle, suppose we consider a triangle ABC, supposedly a scalene triangle which may represent all kind of triangles. तो अगर एक ट्रायंगल हमने ABC लिया और ए स्केलिन लिया, इसकी 3 एंगल्स हैं और 3 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। As you know that these angles and sides are not independent of each other. It is not possible that you can change all these 6 components independently. If you change one, other is subsequently going to change. मानते हो इस बात को कि नहीं? जैसे अगर मैं साइड ए को चेंज करता हूं तो एंगल ए चेंज हो जाएगा, साइड सी की लेंथ को कम ज्यादा करता हूं तो एंगल सी चेंज हो जाएगा। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी डिराइव करने जा रहे हैं, साइन फार्मूला, और उसको हम कहाँ किस किस तरह से यूज करेंगे थोड़ा सा बताएंगे। फिर दूसरा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। ये कुछ ज्यादा ही यूज होगा इस टॉपिक में। कोसाइन फार्मूला ही है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। एट टाइम्स हम पता, अगर बेसिक अगर स्कूल लेवल की बात करें तो इनके बिना भी काम चल जाएगा, बट अगर हम किसी प्रॉब्लम को या कॉन्सेप्ट को अप टू केवीपीवाई लेवल तक हैंडल करना चाहते हैं तो वी मस्ट नो द नॉलेज, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज रिजल्ट्स, कोसाइन फार्मूला। और तीसरा रूल है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन फार्मूला भी इसी एक ही साथ में डिराइव हो जाएगा, प्रोजेक्शन रूल। अब ये प्रोजेक्शन रूल और साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला क्या है? साइन फार्मूला बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल bear a constant ratio with the sine of the opposite angle. This is called sine formula. Sine formula says that in any triangle ABC, the ratio of side of the triangle, say A, is to the sine of the vertically opposite angle, sine A, is same as the side length of the triangle, that is B, over the sine of the opposite angle is sine of capital B, is equal to small c over sine of the opposite angle is capital C. This ratio is constant and it is equal to 2r, where this r जो है, ये r क्या है बताया था मैंने पिछली क्लास में, this r is called
सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। याद है कुछ? हेलो, Yes, sir. क्या याद है। क्या क्या होता है सर्कम रेडियस? Sir, सर्कम radius. हाँ हाँ बोलो, सर्कम रेडियस क्या होता है? Sir, radius of the Circumcenter. circle. रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस। हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। एबीसी से पास करने वाला जो सर्कल होता है, ऐसा एक यूनिक सर्कल होता है, और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर, उसकी रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। और किसी ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सर्कल यूनिक होता है, उसका रेडियस यूनिक। आर जो है एक ट्रायंगल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं a is equal to 2r sin a, b is equal to 2r sin b, c is equal to 2r sin c। मतलब इस फार्मूले की हेल्प से मैं साइड को एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं और एंगल को साइड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस फार्मूला। ऐसे ही कोसाइन फार्मूला क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले साइन फार्मूले को डेराइव कर लेते हैं। अब देखो, साइन फार्मूला डेराइव करने का बेसिक आइडिया क्या है? इसको डेराइव करने के लिए आप ऐसे देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, कहां से? वर्टेक्स ए से बीसी बेस पर। मान लो ये परपेंडिकुलर का जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज सपोज डी। Definitely this angle is 90, this angle is also 90, this angle is angle B, right? And this angle is angle C. So ये altitude हो गई बेटा, ये AD altitude हो गया। तो अगर मैं AD की लेंथ को लिखूं तो AD can be written as C sin B, isn't it? Hello? Yes, sir. Because AD divided by C length AB, AD by AB is sine of the base angle B, तो AD is equal to C sin B. But if you get into the other triangle, ये कौन से ट्रायंगल में लिखा मैंने? इन ट्रायंगल ABD। अब मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। ADC ट्रायंगल में अगर देखो तो इसी लेंथ AD को हम लिख सकते हैं B sin C, B टाइम्स साइन ऑफ C। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? Yes, sir. Because I will say that AD divided by AC is equal to sine of C. और इधर वाले ट्रायंगल में I can say that AD divided by AB is equal to sine of B. Simple trigonometry का फार्मूला, sin थीटा is equal to perpendicular by hypotenuse। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई ना कि B sin C is equal to C sin B। C sin B की जो वैल्यू आ रही वही आ रही है जो B sin C की वैल्यू होनी चाहिए। Yes, sir. अच्छा, ये स्मॉल सी है, ये ध्यान Yes, रखना। sir. दिस इज नॉट कैपिटल सी, दिस इज स्मॉल सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन बी डिवाइडेड बाई बी, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। हो गया प्रूफ की नहीं है? Yes, sir. अब ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो साइक्लिक नेचर की होती हैं। क्यों? ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो बी प्लस सी प्लस ए पाई, सी प्लस ए प्लस बी पाई। ट्रायंगल के सारी प्रॉपर्टी, बिकॉज ट्रायंगल के एंगल साइक्लिक होते हैं इसलिए प्रॉपर्टीज भी साइक्लिक होती हैं। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आर साइक्लिक, इसलिए बी अपॉन साइन बी अगर कांस्टेंट है और वही है सी अपॉन साइन सी, तो वही होगा ए अपॉन साइन ए। अदरवाइज भी प्रूफ कर सकते हैं आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और फिर सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी लिख दो, तो वहां से ये वाली इक्वालिटी भी होल्ड हो जाएगी। समझ में आ गई बात? प्रूफ क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सर। नहीं जी, किसी भी ट्रायंगल के लिए। मैंने कहा इक्विलेटरल लिया बेटा, मैं ए बी सी बोल रहा हूँ। इक्विलेटरल में तो ए बोलना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है। आई एम टेकिंग द स्केलिन ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? यस सर। बट आपने एक बात मेरे से पूछी नहीं कि सर ये तो ठीक है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन सी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बट इट इज इक्वल टू 2r, ये कैसे हो गया? आपने पूछा नहीं, लेकिन अब मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने सोचा कि जब तुम नहीं पूछ रहे हो तो मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। इसको देखो, एक सर्कल है, इसी सर्कल में मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है साहब, अब इस सर्कल में ट्रायंगल बना दिया। मान लो ये मिड पॉइंट है और आपको पता ही है कि जो
सरकम सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो ये तुम्हारा सरकम सेंटर हो गया जिसको हम ओ बोलते हैं। नाउ लुक एट इट। मैंने बोला कि लेट अस मार्क इट ए बी एंड सी, ये इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ओ को वर्टिसेस से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओ यहाँ से भी ज्वाइन कर दो और ओ को यहाँ से भी ज्वाइन कर दो। मार्क द वर्टिसेस एज ए बी सी। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब देखो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना है? 2A. 2A. Angle subtended by any chord at the center is double that of the circumference। तो अगर ये एंगल A है तो ये 2A है। अच्छा अगर ये 2A है तो ये वाला एंगल कितना है? A. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल A हो गया। क्लियर है? और ये रेडियस O से लेके B तक की डिस्टेंस को R बोल रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा A के Yes, sir. अपोजिट, A के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, BC। BC is small a। Yes. Yes, sir. Since it is midpoint, therefore B से M तक की डिस्टेंस है हाफ a। Yes, sir. और Yes, अगर आप इतनी सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस बात पर एग्री करेंगे कि अगर ये ट्रायंगल में ऑब्जर्व किया जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है एंगल ए है, एग्रीड ना? तो साइन ए क्या होगा बेटा? व्हाट इज साइन ए? साइन ऑफ दिस एंगल इज ए BM upon OB, that is equal to A by 2 divided by capital R, Yes. A upon 2R is equal to sine of A, and therefore A upon sine A is 2R। हो गया प्रूफ कि नहीं? Yes. Yes, sir. A upon sine A की वैल्यू 2R मैंने यहाँ से प्रूफ कर दी। Yes, sir. और A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C पहले ही प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. अब आते हैं दूसरे फार्मूले पे, कोसाइन फार्मूला। मैंने बोला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है? पहले फार्मूला याद रखो। याद रखने का ट्रिक देखो, किसी भी एंगल का इन ट्रायंगल ABC, इफ आई विश टू राइट द कोसाइन ऑफ B, एंगल B का कोसाइन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कोसाइन ऑफ B क्या है? तो देखो कोई भी एंगल दो साइड से बनता है ना। इस एंगल B को फ्रेम करने वाली दो साइड्स हैं, एक स्मॉल a और एक स्मॉल c, और उसकी अपोजिट साइड क्या है? B। इजंट इट? Yes, sir. तो कोसाइन ऑफ B की वैल्यू होगी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ A प्लस स्क्वायर ऑफ C माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स A इंटू C। याद रहेगा? ऐसे समझो, ऐसे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये बाजू का स्क्वायर प्लस ये बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये बाजू ये बाजू। याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा बताना। हाँ 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 हाँ, क्या बोला? रिपीट कर दो सर। अभी बता रहा हूं। मैंने बोला जिस एंगल का कोसाइन लिखना है उस एंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स जो हैं, एंगल की दोनों लेग्स जो हैं, उनके स्क्वायर का सम करो माइनस एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर करो B स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। ओके सर। अगर ओके है तो cos A लिख के बताओ क्या होगा? व्हाट इज cos A? एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा बेटा, एक बच्चा कोई बोलेगा। कौन बोलेगा? चलो आदित्य तुम ही बोलो।
कोसाइन ए बोलना है, आदित्य राज बोलो। मेहुल तुम बोलो। नहीं, मेहुल तो है नहीं आई थिंक। कौन बोलेगा? सुकृत? मैं हाँ बोलो बोलो। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वेरी करेक्ट। 2a माइनस ए स्क्वायर। हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी इंटू सी। सी बी। हाँ बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर आपको मैं बोलूं कि कोसाइन ऑफ सी लिखो बेटा, तो भी लिख जाओगे। क्या लिखोगे? सी वाली साइड का एडजेसेंट स्क्वायर साइड। प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी 2ab। वेरी 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 करेक्ट। याद रखो, जिस एंगल का कॉस लिख रहे हो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर माइनस में रहेगा और बाकी दोनों का स्क्वायर प्लस में रहेगा। बस इससे ज्यादा, इससे सिंपल क्या है? अगर मैंने कॉस बी लिखना है तो बी स्क्वायर नेगेटिव में आएगा, ए में ए स्क्वायर नेगेटिव में आएगा, सी में सी स्क्वायर नेगेटिव में आएगा। रेस्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल तीनों साइक्लिक है। एक याद रहेगा तो बाकी दोनों लिख सकते हैं। इजंट इट? यस सर। अच्छा, अब आपको अगला आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई ये कहां से प्रूव हुआ, आया कैसे? तो आया कैसे है भाई, ये बोलो जल्दी बोलो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ये कहाँ से आया, कैसे प्रूव किया गया? तो ये भी इसी कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे दिख रहा है, ये इधर देखो, ये टोटल लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ए, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। और Yes, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली? हाफ ए। हाँ ये हो जाएगा। तो नहीं, हाफ ए कैसे हो जाएगा यार, ये ऑल्टीट्यूड है भैया, ये मिड पॉइंट थोड़ी है डी। ये बी, अगर ये बी साइन सी है तो ये क्या हो गया, ये वाला, ये बी कॉस सी है। अरे बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन ऑफ सी, तो ये बी कॉस सी हो गया। ऐसे ये सी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी कॉस बी। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अगर ना समझ में आया तो ऐसे बोलो कि बी डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ बी। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज एंगल का कॉस ऑफ एंगल, एंड देयरफॉर बी डी का मतलब बी डी इज इक्वल टू क्या, ए बी क्या है, सी इंटू कोसाइन ऑफ बी। तो ये सी कोसाइन बी आ गया। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में ये बी कोसाइन सी आ जाएगा। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बड़ा सिंपल है। अगर ये सी कॉस बी है तो यहाँ, और ये टोटल ए है, ये टोटल ए है और ये सी कॉस बी है, यहां से लेकर के यहां तक सी कॉस बी है। तो डी सी क्या हुआ, सी डी क्या हुआ, ये हो गया ए माइनस सी कॉस बी। एग्रीड और नॉट? अब आप जरा ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ए डी सी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। एडी स्क्वायर, एडी क्या है, सी साइन बी। एडी सी साइन बी भी लिख सकते हैं, बी साइन सी भी लिख सकते हैं। तो एडी को मैं क्या लिख रहा हूं, एडी को लिख रहा हूं सी साइन बी। तो सी टाइम्स साइन बी का होल स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? डीसी स्क्वायर, डीसी को मैंने लिखा ए माइनस सी कॉस बी, तो ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। और ए सी स्क्वायर तो आप जानते हो, ए सी इज बी, तो इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। बस अब इसी को ओपन कर दो, तुम्हारी कहानी क्लियर हो गई। सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्या हो गए भाई, सी स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यस सर।
तो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कोसाइन ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2ac कोसाइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो ये वाला फार्मूला प्रूव हो गया कि नहीं? यस सर। इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो और ये भी प्रूव कर सकते हैं। एज वेरी राइटली सेड बाय साकेत कि ये फिजिक्स में आपके टीचर ने कराया होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू। जब पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कराया होगा तो वहां पर रिजल्टेंट फोर्स के लिए ये फार्मूला डेराइव कराया होगा। नहीं कराया है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने करा दिया तो आई होप नाउ इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर हेड, राइट? कोसाइन फार्मूला समझ में आ गया, साइन फार्मूला समझ में आ गया, हाँ या ना? फटाफट बोलते जाओ। यस सर। अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला है ये तो बहुत सिंपल है। ये जरा ध्यान से देखना, ये ए स्मॉल ए साइड लेंथ जो है ये बीसी है ना, इसी ट्रायंगल में देखो, और बीसी को मैं लिख सकता हूं बीडी प्लस डीसी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और बीडी क्या था? बीडी था सी कोसाइन बी, और सीडी क्या था? बी कोसाइन सी। तो स्मॉल ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या? ध्यान से देखो, इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। अगर मैंने ए साइड को लिखना है, स्मॉल ए साइड, तो राइट में देखो ए कहीं नहीं यूज हो रहा है, सी साइड इंटू कोसाइन ऑफ बी एंगल प्लस बी साइड इंटू कोसाइन ऑफ सी एंगल। अब एज आई सेड दैट सारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज साइक्लिक नेचर की होती हैं, तो डेफिनेटली आपसे अगर मैं पूछूं कि स्मॉल बी को क्या लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे आप? अब यहाँ बी नहीं यूज होगा, ए बी के अलावा क्या होता है? ए एंड सी। तो अगर ए वाली साइड यूज करेंगे तो कोसाइन ऑफ सी एंगल, प्लस सी वाली साइड यूज करेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल ए। और इसी तरह से अगर स्मॉल सी को लिखना है तो आप बोलो बेटा क्या लिखोगे? अरे सी के अलावा बचा ए बी, तो ए टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बी प्लस बी टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये जो तीन रूल है, कौन कौन से रूल? साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और प्रोजेक्शन रूल। ये तीन रूल एक ही डायग्राम पर एक ही जगह से एक ही चीज को इस्तेमाल करके डेराइव हो रहा है, इसलिए मैंने ये तीनों बता दिया, याद रहेगा। एंड वी आर गोइंग टू यूज कोसाइन फार्मूला रिग्रेसली, ये और ये कभी कभी, ठीक है जी। तो लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? जैसे इसको मैं छोड़ दूं, इसको हटा दो, नोट कर लिया या नोट करना है? जल्दी बोलो, मैं स्लाइड को चेंज करने जा रहा हूँ। थैंक यू। इसके बाद आप एक जगह लिख दो बेटा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लिखेंगे? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जरूरी नहीं है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं उनके बीच एंगल, मतलब उनमें जो दोनों एक्सेस है उनके बीच का एंगल 90 हो, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अगर एंगल अदर देन 90 है तो उसको हम ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये है, आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया चाहिए कि बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करके आ जाए तो आपके लिए बिल्कुल नई सी बात ना लगे, आपको उसका थोड़ा बेसिक्स पता हो। जैसे मान लो एक ये y एक्सिस है और मान लो ये x एक्सिस है, बाकी सारा कन्वेंशन सेम है। दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोलते हैं, ऑब्जर्वर यहां है। O से राइटवर्ड x डायरेक्शन का मेजरमेंट पॉजिटिव और y डायरेक्शन का मेजरमेंट पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड मेजरमेंट नेगेटिव x डैश और डाउनवर्ड मेजरमेंट नेगेटिव y डैश। सब कुछ वैसा ही है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव। और ये एंगल जो दिया हुआ है वो 90 नहीं दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है? मान लो एंगल है ओमेगा। कितना एंगल है? ओमेगा। अब मान लो कि मेरे को डिस्टेंस फार्मूला बताना है कि डिस्टेंस फार्मूला यहां कैसे वर्क करेगा। सपोज करो कि हमने 2 पॉइंट ले ली,
ठीक है, लेट्स कंसिडर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया। अब अगर ये पॉइंट लिया और मान लो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बोला x1 y1 और ये Q पॉइंट बोला इसका कोऑर्डिनेट बोला x2 y2, तो क्या आप यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये है y1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है वो y के ओरिजिन से स्टार्ट करके y के अलोंग जितना ट्रेवल करेंगे उसको y1 बोलते हैं और x के अलोंग जितना ट्रेवल करेंगे उसको x1 बोलते हैं। तो ये y1 हो जाएगा, ये दिस इज y1 एंड दिस इज डेफिनेटली x1। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर ये वाले Yes, पॉइंट yes. की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट Q, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गई y2 और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गई? x2। हेलो, टू एग्री? Yes. तो बाय कन्वेंशन ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया y2 एंड दिस इज y1। हमें चाहिए डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर डिस्टेंस दिस वन, पी क्यू। पी और क्यू के बीच डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, ये चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मैंने बोला क्यू पॉइंट से आप अगर ऐसे एक परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, और पी पॉइंट से पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक ट्रायंगल बन रहा है। Yes. ये ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कुछ भी नेम दे दो, कुछ भी, व्हाट एवर यू विश। आर ले लेते हैं, मान लो आर बोल देते हैं इस पॉइंट को। नाउ माय जॉब इज वेरी सिंपल कि व्हाट डू यू डी पी आर डिस्टेंस क्या होगी? पी आर y1 माइनस y2। वेरी राइट, ये है y1 माइनस y2 और क्यू आर X1 minus X2. x2 माइनस x1 और ये एंगल कितना हुआ? ओमेगा, Omega. क्योंकि पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और ये एंगल भी सेम होगा, तो ओमेगा है। अब जरा इस ट्रायंगल पी क्यू आर में कोसाइन फार्मूला लगाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर कोसाइन फार्मूला बोलता है कोसाइन ऑफ ओमेगा क्या होगा, बोलो बेटा? कोसाइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स PR into QR, very correct. And what is PR square? Y2 minus Y1 का whole square. What is QR square? X2 minus X1 का whole square. हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू तो हमें कैलकुलेट ही करना है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पी आर इज y2 माइनस y1, नॉट पी आर इज y1 माइनस y2। स्क्वायर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर दिया चलेगा, बट यहाँ पर तो हमें y1 माइनस y2 ही लिखना पड़ेगा। एंड ये हो गया x2 माइनस x1। एग्रीड आर नॉट? तो यहाँ से मेरे को एक फार्मूला मिल रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 टाइम्स, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस 2 टाइम्स x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस pq का होल स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. Yes. अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ, माइनस क्यू थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, साकेत ध्यान से देखो, माइनस क्यू किया मैंने। अरे यहाँ y1 माइनस y2 था, यहाँ y2 माइनस y1 लिखा, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा बेटा? हाँ,
ओके ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू आ गया ना, पी क्यू की वैल्यू क्या आई, पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू का एक फार्मूला बन गया, रूट ऑफ क्या आया, x2। हाँ जी, क्या आया बताओ जरा तो इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड ये इधर आया, ये इधर आया, तो प्लस 2 टाइम्स बोलो x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, इट्स अ जनरल फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है ना कि जो आप फार्मूला पढ़ते हो ना डिस्टेंस फार्मूला, वो भी इसी का एक सबसेट है, इसी का पार्ट है, इसी फार्मूले का पार्ट है वो। क्या इस बात से एग्री करते हो कि नहीं आप? Yes, sir. Yes, कैसे sir. कैसे आप बोल सकते हो Yes, कि sir. वो इसी का पार्ट है? Sir, इसका first part सारे ओमेगा Omega 90 हो 90 जाता है ना तो सर, cos 90 0. 0 ही होता है। हाँ, क्योंकि आप जब ओमेगा को 90 ले लो ना तो अपने आप वो फार्मूला आ जाता है। अब कभी एक्सिस के बीच का एंगल वो 30 दे दे, 40 दे दे, 120 दे दे, 60 कुछ भी दे दे, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला ऑल दिस। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी गेम 1 में जिसमें हमें ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताना है, आंसर करना है। तो चलो ये समझ में आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से एक और रिजल्ट है, लिख दो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैथ्स में तो कम यूज होगा बट फिजिक्स में बहुत यूज होगा, और हायर स्टडीज में जब आप जाएंगे तो वहां ज्यादा यूज होगा, ओलंपियाड वगैरह में यूज करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट लेट मी टेल यू, पोलर अभी थोड़ी देर बाद रुक के बताते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो, काफी देर से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप 1-2 क्वेश्चन कर लो जल्दी से। जैसे अगर मान लो मैं इसी में बोलूं कि एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि a point P has coordinate 2,7 and point Q has coordinate 5,3, right? And angle between axes be 60 degree. Find the distance PQ. Find distance PQ. क्या होगा जल्दी बोलो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ फटाफट बोलो, x2 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 9, 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज 16 16 प्लस 2 टाइम्स x2 माइनस x1। पैटर्न याद रखना, एक को 2 और एक को 1, अगर इसको मैं 1 बोल रहा हूँ तो इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ये समझना। 24 हो गया, 24 को 60। x2 minus x1 is 5 minus 2 is 3 and y2 minus y1 करेंगे तो -4 and cos 60। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो प्लस 24 नहीं, कितना आएगा, -24 आएगा। फाइनल आंसर क्या है जल्दी बता दो। Root 30. तो ये तो तुम्हारा, ये बात तो क्लियर है, cos 60 हाफ होता है, तो 2 cos 60 तो तुम्हारा 1 हो गया। ये आ गया तुम्हारा क्या, -12, तो 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4, तो रूट ऑफ 13 Root इज द 13. आंसर। रूट 13 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और अगर अगर एंगल 60 डिग्री के बजाय अगर 120 डिग्री होता तो ऑब्वियसली ऐसे ज्यादा हो जाता तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती। क्या होता है, cos 120 माइनस हाफ होता, तो ये तुम्हारा क्या होता, 9 प्लस 16 प्लस 12 हो जाता। तो 9 प्लस 16 इज 25, 25 प्लस 12 इज 37, तो रूट 37 हो जाता आंसर। हाँ बिल्कुल। इसके बाद में अब आ जाओ, हाँ जी अगले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी आंसर करिए, क्विक।
फटाफट आंसर करेंगे, क्विक। क्वेश्चन दिया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट एंड एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस c यूनिट फ्रॉम 4,3 with a condition that c is less than equal to 3 and second case है when c is smaller than 5, given that the points have integer abscissa। जल्दी आंसर करेंगे। सर ये ओमेगा 90 डिग्री लेना है। ये अभी हाँ एब्सोल्युटली, ये पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके बेसिस पर है, रेक्टेंगुलर सिस्टम के बेसिस पर है। जब कभी भी ऑब्लिक सिस्टम की बात होगी तो क्वेश्चन में पहले रेफर किया जाएगा ऑब्लिक सिस्टम। सर फर्स्ट का तो 1 आया। जिसका हो जाए नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओ फटाफट जल्दी से। सेकंड का 7। जल्दबाजी में आंसर मत दो, बहुत सोच समझ करके आंसर दो। सेकंड का 9। नो, गलत है। फर्स्ट का 7, सेकंड का 9। क्वेश्चन समझो पहले, क्या बोल रहे हैं। ऐसे देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है 4,3। 4,3 जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है। दैट्स ग्रेट। ओरिजिन से 5 यूनिट है। 4,3 पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट है, ये तो आपने बिल्कुल सही जज किया। तो मान लो ऐसे ऐसे, तो मैंने ले लिया। मान लो वो यहाँ है, यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है 4,3। ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3। और ये डिस्टेंस कितनी है? 4। होपफुली यू एग्री, राइट? ये 4 है और ये 3 है, ये 4,3। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस 4,3 से c है। c जब c की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3 है, तो 4,3 को अगर मैं कोई पॉइंट मान लूं p, तो p से 3 यूनिट डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट होंगे? p से 3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो p से 3 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होंगे कुछ ऐसे होंगे ना, ऐसे। ये 3 यूनिट ये है, आई एम सॉरी, 3 यूनिट डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ये वाला। और इसी 3 यूनिट रेडियस का ऐसे सर्कल बना दो ऐसे, वो सर्कल के सारे पॉइंट का डिस्टेंस p से क्या होगा? 3 यूनिट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Very right. Means we are talking of we are talking of a point which are lying inside or on a circle whose center is 3 and radius is center is 4,3 and radius is 3। इस सर्कल के इंटीरियर में जितने भी पॉइंट है
उनका डिस्टेंस P से कितना है? 3 और लेस, 3 और लेस. बट द प्रॉब्लम इज इस सर्कल का कोई भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है? देयर इज ओनली वन पॉइंट, M. तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट जिसका सेट पॉइंट P से डिस्टेंस 3 यूनिट है या लेस है, लेस तो कोई नहीं है क्योंकि P से एक्स एक्सिस का नियरेस्ट पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस क्या है? 3 है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसके अलावा कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस का ले लो, कोई भी पॉइंट एनीवेयर ऑन एक्स एक्सिस, इफ यू मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम P, दिस इज here and this distance will be greater than this distance. क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 आप पहले ही बोल चुके हो, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट साइड, तो ये साइड इससे हमेशा बड़ी होगी. तो आई कैन प्रूव दैट नो पॉइंट इज लेस than 3 यूनिट अवे फ्रॉम P and there is only one point which is 3 यूनिट अवे. वो पॉइंट M क्या है? वो पॉइंट M है 4,0. ज्योमेट्रिकली दिख रहा है तो मुझे इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था. पहले केस का आंसर क्या आया? पहले केस का आंसर आया 1 पॉइंट. और वो कौन सा पॉइंट? दैट इज 4,0. अच्छा, इसी बात को अगर मुझे एनालिटिकली सॉल्व करना होता तो मैं क्या बोलता? मैं सिंपली बोलता भाई कि मान लो कि एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है x,0 और मान लो उसकी डिस्टेंस P से कितनी है? लेस देन इक्वल टू 3 है. तो आप वो डिस्टेंस निकाल लो ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, क्या आएगा बोलो? तो आप लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 9 का रूट इज लेस देन इक्वल टू 3. यही लिखोगे ना भाई आप? बोलो. और फिर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर plus 9 is less than equal to 9 and therefore x minus 4 का whole square is less than equal to 0 and therefore x minus 4 का whole square is equal to 0 क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं and therefore x equal to 4 और x की वैल्यू 4 हो गई थी. ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 4,0. इज दैट क्लियर? तो चाहे आप अलजेब्रा से एनालाइज करो चाहे ज्योमेट्रिकली देखो, दोनों में आंसर वही आएगा. लेकिन मैं प्रेफर करता हूं और आपको इंस्पायर करता हूं कि आप ज्योमेट्रिकली सोचो, क्योंकि वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इट इज अ मिक्स ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. मोर अलजेब्रा लेंथियर वर्क एंड लेस अलजेब्रा स्मॉलर वर्क. जितना अलजेब्राई कम काम करेंगे उतना छोटा और एलिगेंस होगा सोल्यूशन के अंदर में. जितना ज्योमेट्री ज्यादा यूज करेंगे उतना स्मार्ट सोल्यूशन होगा और एलिगेंट सोल्यूशन होगा. तो ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को और विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करेंगे. अब जरा आ जाते हैं बी पार्ट पे. व्हाट अबाउट बी पार्ट? बी पार्ट सेज कि 0.43 का जो डिस्टेंस है कहां से, मान लो ये पॉइंट को कुछ ले लिया था मैंने, क्यों? एक्स एक्सिस के क्यों पॉइंट से ये C जो है, ये C लेस देन 5 है. तो C लेस देन 5 का मतलब समझ रहे हो? C लेस देन 5 का मतलब है कि मैं देख रहा हूं कि ये डिस्टेंस 5 है, ये वाली डिस्टेंस 5 है कि नहीं? और अब हम 5 रेडियस का एक सर्कल अगर ड्रॉ कर दें, यहां भी इधर भी एक 5 होगा ऐसे यहां पे. तो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस सर्कल. कौन से सर्कल की बात कर रहा हूं मैं? ओरिजिन से पास ऐसा ऐसा एक सर्कल होगा ना, ऐसा. अब मैं उसको पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना? ऐसा सर्कल. इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इस वाले सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है उनका डिस्टेंस P से कितना है? 5 यूनिट से कम है, क्योंकि ये तो 5 है ना और ये 3 है और ये 4 है. तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन है जो इस सर्कल के अंदर है? which portion of x axis lies inside this circle? Only this much.
और ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है भाई, बोलो। 0 से ओपन। कौन कौन से पॉइंट है उसमें, पॉइंट देखो, टर्मिनल कोऑर्डिनेट्स बताओ इस पोर्शन के, व्हाट आर द टर्मिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोर्शन, जल्दी बोलो। 0 to 8 ओपन। 0 to 8 हो गया, वेरी करेक्ट, 0 to 8 हो गया, ये बात तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट है 0,0 और बिकॉज ये मिडिल वाला पॉइंट है 4,0, तो दूसरा वाला एंड पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 8,0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर मैं ऐसा एक सर्कल की बात कर रहा हूँ, ऐसा सर्कल कोई हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो ऑब्वियसली इसमें कितने पॉइंट होंगे, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 एंड 7,0। तो ऑब्वियसली बात है कि जो तुम्हारा x है, x विल लाई बिटवीन, बोलो 0 एंड 8, but x is an integer, so x has how many values, x can be 1, 2, 3 up to 7, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, 7 पॉइंट्स। x, 0 where x can have value 1, 2, 3 up to 7। और इसको भी अगर हम एनालिटिकली करते, अलजेब्राइकली करते, तो मैं ऐसे बोलता हूँ अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन 5, स्क्वायरिंग करता तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन 25, तो यहाँ से आता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 16, फिर रूट ले लेते दोनों साइड में, तो यहाँ से क्या आता बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 4। अब यहाँ से, अब तो आप जानते ही हो कि 4 से x का डिस्टेंस 4 यूनिट से लेस है, तो 4 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट राइट, याद आया कुछ, इधर 8 हो जाता है, इधर 0 हो जाता है, तो x लाइज बिटवीन, क्या आ जाता है, यहाँ से भी वही आ जाता ना, x बिलोंग्स टू, बोलो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 8, बट x इज एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली आंसर वही आया, ये वाला। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, होपफुली इट वाज अ सिंपलर वन, आप में से हर एक लोग कर गए होंगे इस बात को। अब 6th क्वेश्चन का आंसर, अब मैंने इतना डिस्क्राइब कर दिया, इसको सोचने का तरीका बता दिया, चाहे आप अलजेब्रा से सोचो, चाहे आप ज्योमेट्री से सोचो। तो छठे क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से रिव्यू करो, बताओ क्या आंसर, वही आंसर आप बोल रहे हो कि कुछ चेंज करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में क्या खास बात है, मिस्टर साकेत, सुकृत, क्या आंसर है तुम्हारा? 10, मतलब तुम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हो आज, मुझे मतलब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है आपके काम को देख करके। हाँ, टेक योर टाइम, यस टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो बढ़िया से, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आपको। हाँ, जस्ट गेट इट डन नाइसली, प्रॉपरली करो जैसे मैंने करके दिखाया, चाहे आप अलजेब्राइकली करो और चाहे आप ज्योमेट्रिकली अटेम्प्ट करो, बट डू इट नाइसली, पेशेंस रख करके। मैं आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैरी ऑन क्विक। देखो, अब जो भी लिखा हुआ है, वट एवर इज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, उसका इंटरप्रिटेशन तो बेटा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। एनीवे, तुमने पूछा, हाँ ठीक है, कि बी एक पॉइंट है वेरिएबल ऑन द लाइंस दिस, ये जो इक्वेशन है ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, करते रहो, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं जो बातें वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट ए जो गिवन है वो क्या क्या है, गिवन है कि ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड बी लाइज ऑन, ये इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 5 - 7 और 5 + 7, क्योंकि 2x - 5 की वैल्यू या तो 7 होगी और या तो -7 होगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड
7 बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 2x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 5 - 7 इज -2 और 12, मतलब x की वैल्यू क्या है, -1 और 6। तो बेसिकली जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है कि एक 5 यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर है 3,4, 3,4 उसका सेंटर है। अच्छा, और ऑब्वियसली जो उसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर 3,4 है और इसका रेडियस अगर 5 यूनिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन इसके सरकमफरेंस पे लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन से 3,4 की डिस्टेंस जो है वो क्लियरली 4 यूनिट है। हाँ ओजस, आई होप यू आर वेरी क्लोज टू आंसर, प्रॉब्ली योर आंसर इज करेक्ट एज वेल। तो यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस पर इधर ऐसा कुछ, ओरिजिन ले लेते हैं। मान लो ये सिचुएशन, ये वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है सर, अब जरा देखो ध्यान से, मैं ज्योमेट्रिकली बोल रहा हूँ, बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। ओरिजिन ये है, ये पॉइंट तुम्हारा P है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब जोन से लाइन की बात हो रही है, एक लाइन हो रही है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -1 लाइन का मतलब क्या है कि अगर ऐसे मान लो यहाँ कहीं है, सपोज करो ये लाइन x इक्वल टू -1 है मान लो। अब इस लाइन पर जिसमें x कोऑर्डिनेट -1 है कांस्टेंट, इसमें ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जरा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये, तो y एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 4 यूनिट है, ये दिस इज 4 यूनिट, ये 4 यूनिट है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5 रेडियस। Yes. तो ये देखो बिना कैलकुलेशन के आंसर आ रहा है, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, मैंने सेंटर से इस x इक्वल टू -1 लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा होगा, y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,4, और बिकॉज ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, 4 यूनिट है, और ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, और ये भी 3 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 4 से 3, तो -1,7, और ये टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -1, 3 यूनिट नीचे आओ 1। अब कौन से पॉइंट हैं जो अंदर लाई कर रहे हैं इस सर्कल के, हमें तो वो पॉइंट चाहिए ना, x इक्वल टू -1 लाइन के वो पॉइंट चाहिए जो इस सर्कल के सरकमफरेंस या उसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये पॉइंट 4, 5, 6, 7 और यहां ऐसे देख रहे हैं ना, कितने पॉइंट होंगे इसमें, 1 से लेके 7 तक 6 पॉइंट्स होंगे, तो इस लाइन पर 6 पॉइंट्स हैं। 7. अरे हाँ 7 पॉइंट, आई एम वेरी सॉरी, 7 पॉइंट है।
और दूसरी लाइन पर, दूसरी लाइन कौन सी है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये x इक्वल टू 3 लाइन है, ये 0 है, 0 है, ये 3 है, तो 3 यूनिट आगे जाओ, ये कितना है, ये 5 है रेडियस, और ये 4 है, ये 3 है, तो इधर भी ये भी क्या होगा 3, ये हो गया 6, 3 यूनिट एंड 3 यूनिट मिलके 6, तो दूसरी वाली लाइन ये वाली लाइन है, ये लाइन। अब इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे आप बता दो, 9। कैसे कैसे मेजर किया 9? 9। इसमें भी सर ऐसे ट्रायंगल बनेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे ही ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा सोचो तो यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि 9 पॉइंट है टोटल। ये है 6 0, ये कौन सा पॉइंट है 6,4, तो 0 से लेके 4, और बिकॉज यहां से यहां तक की डिस्टेंस तुम्हारी 3 है, तो ये 5 है, तो ये 4 होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,8, तो 0 से लेके 8 तक कितने पॉइंट होंगे, 9 पॉइंट होंगे, तो 9 पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे, तो टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इज 16। 16 पॉइंट्स। अब इसको अगर ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो तो लोगे -1, अब -1, का डिस्टेंस अगर आप यहां से ले ले, यहां से, तो क्या लिखेंगे बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे √of 3 - 1 4, 3 - -1 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो आएगा 16 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, तो 16 उधर ले जाओ तो y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, रूट ले लो दोनों साइड में, तो आ जाएगा mod of y - 4 is less than equal to 3, therefore y belongs to 4 - 3 1, 4 + 3 7, closed 1 से 7, तो ऑब्वियसली हमने पॉइंट क्या लिया था -1, y, तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, -1, -1, -1, -2, -1, 3 से लेके कहाँ तक आ गए, -1, 7, ये पॉइंट आ गए सारे के सारे, किस पे, ये वर्टिकल लाइन पर। इसी तरह से जो दूसरी वाली लाइन है इस पर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लोगे, अब 6, y लोगे, अब 6, y का डिस्टेंस यहाँ से ले लो, ये वाला, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को फिर से वही कंडीशन लगाओ, तो क्या आएगा 6 - 3 √9 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25 - 9 16, तो mod of y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो y बिलोंग्स टू 4 - 4 0 से 8, तो यहाँ से हमारे पास में 9 पॉइंट्स आएंगे, तो 9 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे, 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो थोड़े से इन्वॉल्व होंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बना करके एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया, कुछ काफी इन्वॉल्व भी क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, हाँ जी जल्दी आंसर करो, क्विक। बोल रहे द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दैट, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्विक जल्दी आंसर करो, 7th और 8th, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से।
ये तो सिंपल है, इसमें तो ज्यादा टाइम, फटाफट जल्दी से आंसर करो। होगा सर। जो जो दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है एंगल ए, कोऑर्डिनेट दिए, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 1,1 है, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट 4,5 है, एंड वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6,13 है, और एंगल ए का पूछ रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या होगी, बोलो ये डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 4 - 1 3 का 9, 5 - 1 4 का 16, तो ये हो गया 5 यूनिट। ऐसे ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 - 1 5 का होल स्क्वायर 25, एंड 13 - 12 144 का रूट, तो आ जाएगा 13। और ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो 4 - 6 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4, 13 - 5 का होल स्क्वायर 864, दैट इज रूट 68। अभी ऐसे रहने दो। अब इसके बाद में आपको क्या हुआ, कोसाइन ऑफ ए का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, मतलब 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 2 into 5 into 13, and therefore you got the answer। कितना है जी? 169 में से 68 गया तो 101, 126 डिवाइडेड बाय 130, टोटल कितना वैल्यू है इसकी? 63/65। आगे तो कोई इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 63 और 65 को प्राइम है, इजंट इट? 7 9s and 13 5s, there is no common factor। तो ये आ गया कोसाइन की वैल्यू। मतलब दिस वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि ये 0.9 समथिंग, मतलब 1 के आसपास है, तो एंगल इज वेरी क्लोज टू 0। एनीवे, 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन का आंसर करो क्विक, जल्दी। हाँ जी, क्विक। हो गया कि नहीं? हो जाएगा सर। एक पॉइंट है a,1, एक पॉइंट है 1, b। a एंड b आर रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। a,1 ऐसा कुछ है, 1, b ऐसा कुछ है। एंड दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा बता दिया इन्होंने। तो आपने क्या क्या किया, जल्दी बोलो। दिस इज a,1, दिस इज 1, b, दिस इज 0, 0। सर इसको ABC नेम देते हैं। हाँ, इसको a ले लो, इसको b ले लिया, ठीक है। फिर डिस्टेंस इक्वल, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है?
ए स्क्वायर प्लस वन, ओ बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस वन, और ए बी स्क्वायर क्या है, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर. Now, if you consider these two equalities, right, this equality, first equality will get you a square equal to b square. What does that mean? This implies a equal to b or a equal to minus b, a plus b 0. But since they say that a and b are two real numbers between 0 and 1, that means a and b cannot have opposite sign. So since a and b can't have opposite side, so this is denied, and therefore we have got a equal to b. And once a is equal to b, then I can consider any one of these two inequalities. ये वाली inequality ले लेते हैं. तो क्या आया, a की जगह पर b डाल दो या b की जगह पर a डाल दो, तो आएगा a स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a माइनस वन का होल स्क्वायर का डबल. So here you a square plus 1 is equal to 2 times a square minus 4a plus 2. So you got a quadratic which is equal to a square minus 4a plus 1 equal to 0, isn't it? बोलो. Yes, sir. अब यहां से मेरे को a की दो वैल्यू मिल रही है. क्या क्या मिल रही है? a की वैल्यू So मिल रही 2 है plus minus root 3. 4 plus minus square root of 16 minus 4 is 12 divided by 2. So virtually you have got 2 plus root 3 and 2 minus root 3. But because it is given that what? A and B are real numbers between 0 and 1. So this will not satisfy the condition because its value is greater than 1. तो a की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सिर्फ यही नंबर सेटिस्फाई कर रही है. तो डेफिनेटली आंसर आ गया कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 माइनस 3. ठीक है जी. तो ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे. इसके बाद लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी खत्म करके फिर क्लोज करेंगे आज की डिस्कशन को. तो राइट डाउन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसमें लोकस वगैरह कैसे लिखते हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने जा रहे हैं. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, वो यूजुअली अभी तक जितने हमने देखे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पेयर ऑफ टू लाइंस intersecting at certain point, making certain angle, inclined at certain angle. But here in polar, जैसा मैंने बताया था पहले डिस्कशन में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी नहीं कि लाइन से फॉर्म हो. 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक पॉइंट और एक लाइन, एक पॉइंट और दो लाइन, कुछ भी हो सकता है ना. तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट known as pole, fixed point O called as pole, and a ray originating from O known as initial line. उस रे को हम बोलते हैं OX, known as initial line. मतलब ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि ऐसे लो, ऐसे एक पॉइंट ले लो और वहां से एक रे ओरिजिनेट करो, उस पॉइंट से एक रे ड्रॉ कर दो, और उस पॉइंट को आप मान लो एक फिक्स पॉइंट, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट, ऑब्जर्वर मान लो यहां बैठा हुआ.
ओ बोल रहे हैं इसको, इसको पोल बोल रहे हैं। और ये जो इनिशियल लाइन है रे, ये इंफिनिटी तक जा रही है, इसको ओ एक्स रे नेम दिया, गोइंग टू इंफिनिटी, इट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो इस फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जर्व होंगे और इस लाइन के रेफरेंस में ऑब्जर्व होंगे। तो ये इनिशियल लाइन के रेफरेंस में पॉइंट ओ से हम ऑब्जर्व करेंगे। कैसे? तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट एनी पॉइंट P इन दिस प्लेन, ये जो ओ एक्स लाइन और O से एक प्लेन फॉर्म होगा, है ना, उसको एक सर्कुलर ऐसे रोटेट कर दो तो एक इनफाइनाइट लाइन है तो प्लेन फॉर्म होगा। टू लोकेट P इन पोलर प्लेन, उसी को पोलर प्लेन बोलते हैं, पोलर प्लेन। What we do, suppose here is a point P somewhere यहां से ऐसे, यहां कहीं है P, तो ये P पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? O से। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर R. So to locate any point P in polar plane, OP distance is called radius vector. We use R, and the angle that OP makes with initial line ये एंगल मान लो है थीटा। एंगल जहां लिखा वहां पर एंगल के लिए लिखो थीटा। अब आपको पता है कि एंगल थीटा मेजर करने के लिए आप काउंटर क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो और क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली उसका साइन कन्वेंशन क्या है? इफ मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, एंड इफ मेजर्ड क्लॉकवाइज इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। वही वाला साइन कन्वेंशन जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, देखो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P, polar coordinate, therefore polar coordinate of P is an ordered pair r comma theta. तो दो रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर से हम पॉइंट का एड्रेस बताएंगे r कॉमा थीटा, जिसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये रेडियस वेक्टर है और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो दूसरी वाली नंबर है ये है वेक्टोरियल एंगल। ठीक है। और अगर O से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो R पॉजिटिव है, और O से बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं इधर तो R नेगेटिव है। बट ये मजेदार बात ये है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव है, ये थीटा पे डिपेंड करेगा। Yes. मतलब अगर थीटा की वैल्यू मान लो ये थीटा सपोज करो ये π/6 है, 30 डिग्री है, तो अगर थीटा 36 में ले रहा हूं तो ये वाला R इधर मेजर करेंगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। लेकिन अगर वही थीटा अगर मैं ले लूं क्या 180 + 30 210 डिग्री थीटा ले लेंगे तो उस केस में इधर वाला मेजरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और उधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो डिस्टेंस रेडियस वेक्टर का जो मेजरमेंट है वो थीटा पर डिपेंडेंट है। जिस एंगल पर जाएंगे उस एंगल पर ओरिजिन से फॉरवर्ड एंगल के अलोंग पॉजिटिव और एंगल के बैकवर्ड नेगेटिव। और एंगल अगर ऐसे मेजर काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव बोला जाएगा और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव। तो एंगल का साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया और इसका बता दिया। ये दो बातें समझ में आ गई। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया। आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर और थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं?
यस सर, ये वैसे ही हुआ ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोलर। हाँ जी बिल्कुल है, वो इसी से वो लिखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। अब ये थोड़ा सा ज्यादा डेलिकेट और डिटेल में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी एक बात और देखो, मान लो लेट पी हैज कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा। तो इसी p के कोऑर्डिनेट को अगर मैं r थीटा लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि पोल से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर ये पॉइंट लोकेटेड होगा। अच्छी बात है, ठीक है। बट इसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज -r कॉमा माइनस थीटा। इसी पॉइंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस कैसे? सर, थीटा नेगेटिव होएगा तो हमें आर को भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव होएगा। नहीं, -r कॉमा माइनस थीटा नहीं लिख सकते। रीजन बीइंग कि -r कॉमा माइनस थीटा डायरेक्शन किधर होगी, माइनस थीटा डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी ऐसे, ये वाली ऐसे। और इस डायरेक्शन में -r मतलब पीछे, तब तो वो पोजीशन यहां कहीं आ जाएगी। तो -r कॉमा माइनस थीटा नहीं लिख सकते। बट -r कॉमा लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो हम ये ऐसे -r मतलब इधर मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कितनी है जल्दी बोलो? 180। पाई प्लस थीटा। बिल्कुल सही। तो पाई प्लस थीटा के बजाय आप लिखो 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल पाई प्लस थीटा डायरेक्शन में। बट उल्टा उल्टा मतलब यहां से ये एंगल अगर ये लेंगे 2n पाई मतलब पाई प्लस थीटा एंगल लेंगे, तो पाई प्लस थीटा में r लिखेंगे तब तो इधर चले जाएंगे, -r लिखेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो ये भी लिख सकते हैं इसको। और इसी को और भी कुछ लिख सकते हैं, इसी को आप r कॉमा 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा में 2n पाई ऐड करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और डिस्टेंस तो आपने चेंज किया नहीं, तो डिस्टेंस भी नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ। समझ में आई बात? तो आर को -r करने पर उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, जस्ट प्लंजिंग बोलते हैं उसको। r की जगह -r करेंगे तो पॉइंट इधर के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा उसी रे पर। और थीटा की जगह 2n पाई प्लस थीटा करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा की जगह पर थीटा में ऑड पाई ऐड करेंगे तो प्लंजिंग हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में उल्टा मूव कर जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अब अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो मैं बता दूं और बात खत्म। तो लिखो डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये बहुत सिंपल सा केस है कि अगर मान लो हमारा ये है आपका इनिशियल लाइन, और इस इनिशियल लाइन से एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर p, और एक दूसरा पॉइंट है वो भी q पॉइंट है ऐसे। देयर आर 2 पॉइंट्स p एंड q हैविंग कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1 एंड r2 थीटा 2। लिख दिया मैंने। ये है तुम्हारा q पॉइंट और ये है तुम्हारा p पॉइंट, एंड this is r1 comma theta 1 and this is r2 comma theta 2. That means this angle is theta 1 and this distance from O is r1 and this angle is definitely theta 2 and this distance is r2. I hope you agree, right? Hello? And we are looking for the separation between P and Q. ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्रायंगल OPQ बन रहा है, इसका ये वाला एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एंगल हो गया तुम्हारा थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ या ना बोलते जाओ जरा भाई। यस सर। यस सर। और अब मुझे बताओ कि मुझे ये डिस्टेंस D चाहिए, D।
P और Q के बीच में। तो if P is R1 theta 1 and Q has coordinate R2 theta 2, then dPQ, distance between point P and Q, is equal to क्या आएगा, क्या आएगा ये बताना है। तो आप बोलोगे it is equal to PQ ना, it is equal to PQ, and we know that cosine of theta 2 minus theta 1 is equal to, अगर मैं कोसाइन फार्मूला यूज करूं इन ट्रायंगल OPQ, तो कोसाइन फार्मूला बोलता है कि कोसाइन ऑफ द एंगल इज समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डबल ऑफ OP इनटू OQ। एग्रीड और नॉट? OP स्क्वायर क्या है? OP स्क्वायर इज R1 स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर इज R2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर जो मुझे कैलकुलेट करना है बाई 2 टाइम्स R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोलो या थीटा 2 माइनस थीटा 1, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोसाइन इवन फंक्शन है। यहां से हमारे को क्या मिल रहा है कि 2R1 प्रोडक्ट R2 इंटू कोसाइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ होल स्क्वायर। तो PQ को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो PQ का वैल्यू जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कोसाइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टोरियल एंगल्स थीटा 2 माइनस थीटा 1। एग्रीड? ये डी आ गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और पोलर डिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए। अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए तो डिस्टेंस फाइंड करना भी आना चाहिए। ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया आपका। और पोलर से कोऑर्डिनेट इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं? अगर पोलर से कार्टेशियन जाना है तो इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि इंटर कन्वर्जन करते समय क्या करते हैं, पोल O को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। और पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इनिशियल लाइन OX को is considered as x axis मान लेते हैं। एंड तीसरा, a line perpendicular to OX through pole, उसको क्या मान लेते हैं, is taken as y axis। और अगर ऐसा मैं मान लेता हूं तो देखो बड़ा सिंपल, सब कुछ बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पोलर सिस्टम में था और यहीं से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ले ली। तो तुम्हें कुछ क्या दिखेगा भाई कि ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, अब आपने इसको y एक्सिस मान लिया आपने, और ये इनिशियल लाइन को x एक्सिस मान लिया, ये थी तुम्हारी पूरी इनिशियल लाइन ऐसे। अब आपका एक पॉइंट था यहाँ r, थीटा, जो r, थीटा था पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में, मतलब ये r था और ये एंगल तुम्हारा थीटा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, यही पॉइंट को हम x, y लिखेंगे। किसमें? कार्टेशियन सिस्टम में इसको हम x, y लिखेंगे। तो x और y का वैल्यू r थीटा के फॉर्म में क्या आएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे होंगे। व्हाट विल बी x? x will be this and y will be this। x will be r cos theta and y will be r sin theta। तो बाकी कन्वर्जन मैं समझा चुका हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय कि अगर पोलर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है f(x,y) = 0, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें x के जगह r cos थीटा रख दो और y के जगह r sin थीटा रख दो, तो ये पोलर इक्वेशन बन जाएगा। ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये पोलर इक्वेशन है।
तो कई सारे क्वेश्चन गेम 1 में है जिसमें कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, पोलर इक्वेशन बताने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कर लेंगे और इसी का उल्टा कर दो। क्या पोलर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में अगर ले जाना हो, है ना, पोलर इक्वेशन दिया हुआ है एफ ऑफ आर थीटा, आर और थीटा में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब पोलर इक्वेशन गिवन है, और उसको हमें कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो आर के जगह पर लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा को tan इनवर्स y बाई एक्स या साइन इनवर्स y अपॉन आर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इक्वल टू 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा और कैसे करेंगे, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब आप क्या करेंगे ना कि जो आपको गेम 1 मिली है, गेम 1 के अब सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑफ गेम 1 शैल बी डन बाय यू। इसको नोट कर ले, इसको मैं चेंज कर दूं स्लाइड को। एक मिनट सर, लास्ट में हो गया सर। तो ठीक है, यहाँ तक बात खत्म करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर ऐसा दिया जाए आपको कि R इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, R इज इक्वल टू a cos 2 theta is polar equation of a curve, polar equation of a curve, find its Cartesian equation। क्या करोगे आप? तो आप क्या करेंगे भाई, R इज इक्वल टू a टाइम्स cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन आई वुड से दैट इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि r क्यूब इज इक्वल टू a टाइम्स r cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस r साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसा? बिकॉज आई नो दैट what is x, x is equal to r cos theta, and what is y, y is equal to r sin theta. So wherever I get, और r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज हमारे बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए। एंड देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आर स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दूं मैं इसको, है ना, और आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूं, या सीधे आर को लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो भी ठीक है। राइट साइड में क्या है, ए टाइम्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आया है ये उस कर्व का क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। अब जरा देखो कि कार्टेशियन इक्वेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है और पोलर इक्वेशन कितना आसान है। तो इसीलिए कर्व ट्रेसिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो कार्टेशियन इक्वेशंस होते हैं उनका ट्रेसिंग करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रेस करते हैं। बहुत सारे कार्डियोइड, ठीक है, स्फेरॉइड, साइक्लॉइड, वो जितने भी टिपिकल टाइप के वो कर्व होते हैं उनको आप कैलकुलस में जब ट्रेन कर, मतलब कि उसको ट्रेस करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, तो पोलर सिस्टम में ग्राफ आसानी से बनता है। कार्टेशियन सिस्टम में इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस वजह से पोलर कोऑर्डिनेट हम पढ़ते हैं बेसिकली। दूसरा एक और क्वेश्चन लास्ट आज के लिए, इफ आई हैव अ पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज 4,
pi by 6 and a point B having coordinate as 9 comma pi by 3. Find the distance AB. Find distance AB. तो क्या करेंगे आप भाई? तो DAB फार्मूला लगाओ और फटाफट बताओ क्या आएगा. अंडर रूट ऑफ, हाँ जी बोलो, ये R1 हो गया, ये θ1 हो गया, ये R2 हो गया, ये θ2 हो गया. तो ऑब्वियसली R1 square is 16 plus R2 square is 81 and आगे 2R1 R2 minus 2 R1 is 4 and R2 is 9 into cosine of angle between these two radius vector is pi by 3 minus pi by 6 is pi by 6. So your answer will be actually 97 minus cos pi by 6 is root 3 by 2. So minus 13 root 3. Agreed or not? बात समझ में आ गई कि नहीं, कैसे कर रहे हैं हम? yes तो डिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है, 13 क्या बोल रहे हो? 13 नहीं, आई एम सॉरी, 13 नहीं यार, 36 सही बात है. 26. हाँ 36. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंसेस के डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. तो अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आप गेम 1 के सारे क्वेश्चन एक बार जरा कर जाएंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जितने भी डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे कर जाएंगे. सेक्शन फार्मूला भी आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप सेक्शन फार्मूला के सवाल भी कर जाएंगे. तो आपको गेम 1 एंड T1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 ये आप सॉल्व कर जाओ. साथ के साथ सॉल्व करो बेटा, तो आपको लोड नहीं आएगा बिल्कुल. ठीक है, साथ के साथ सॉल्व करो इसको. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेकअप करेंगे कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला, उसके सारे एप्लीकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला तो आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा वो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए. ठीक है, तो उसके एप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं. इज दैट ओके? yes ठीक है, ट्यूसडे की क्लास में हम लोग को डाउट लेना है. डाउट को जरा शेयर कर देना. वैसे बहुत सारे बच्चों ने डाउट शेयर किया हुआ है, मेहुल के बहुत सारे डाउट हैं और आप लोगों के भी. तो जिसके इसके हैं वो ठीक है, बट और भी शेयर कर दो तो सो दैट ट्यूसडे को हम लोग डाउट ले सके, प्रॉपरली डाउट डिस्कस कर सके. एंड मोस्टली डाउट आपके प्रोग्रेशन में ही होंगे मुझे लग रहा है. प्रोग्रेशन में कहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? game 5 नहीं, गेम तो 5 क्यों, गेम 6 की बात चल रही है. गेम हाँ आज भी दिए थे सर. हाँ 5 कर दिए हैं, बट छठे गेम भी अब कर सकते हो ना. हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो 6 में ही है ना. अभी कर ही नहीं तो करूंगा. हाँ, तो उसको 6 को कर दो. और मैंने एक आई थिंक 7th गेम के कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं आपको करने के लिए, 7th या 8th Yes. में. yes 8th में बताया. हाँ जी 8th में, तो वो कर लेना. लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सवाल करके उसके डाउट मेरे को शेयर कर दो. फर्स्ट में एपी के सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन होंगे या जो भी हो. सेकंड में जीपी के क्वेश्चन है और थर्ड एचपी वाली एक्सरसाइज टफ है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि थर्ड में एपी, जीपी, एचपी सब मिक्स होगा, राइट. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज जितने जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है. अगर आप अभी लग करके काम नहीं करोगे ना तो ये पेंडिंग हो जाएगा. तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 ऑफ प्रोग्रेशन shall be finished by any cost. कुछ भी करो, कैसे भी करो, ट्यूसडे इवनिंग तक आप उसको फ्रीज करो. अच्छा 1 एंड 2 हो गई, अच्छी बात है. तो 1 एंड 2 में कोई डाउट नहीं है, सारे हो गए. अच्छा उसको शेयर कर दो, क्वेश्चन नंबर शेयर कर दो मेरे को.
ठीक है, और थर्ड कर लो, थर्ड इंटरेस्टिंग है बेटा। अच्छा ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं है। तो थर्ड इंटरेस्टिंग, थर्ड को करो फटाफट, थर्ड। और इवन असाइनमेंट लेवल 1 के सवाल भी अब कैरी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एपी जीपी एचपी है तो बहुत सारे सवाल तो एपी जीपी एचपी पर ही बेस्ड है, तो लेवल 1 के सवाल भी साथ के साथ करना शुरू कर दो। ओके बेटा, सो आई एम क्लोजिंग द कॉल, राइट? गुड नाइट। बस तो ओके बाय।